जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करना सीखने से पहले हम इसे ये समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या चीजें होती है। पहले उसका कुछ बेसिक पार्ट पढ़ लेंगे, फिर उसे गुणनखंड विधि से, जिसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, उससे हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो आप ये विश्वास करके इस लेक्चर को देखिए कि आज के बाद आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आप 2-4 स्टेप में नहीं, एक लाइन में आंसर लाएंगे। एक लाइन में आंसर लाएंगे, बस वो ट्रिक लास्ट में आपको बताया जाएगा। अभी आपको हम प्रॉपर सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक, तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे, यानी द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा, द्विघात समीकरण मतलब किसी चीज का घात 2 हो। अब किस चीज का घात 2 हो? तो एक ऐसा समीकरण जिसमें x, y, z कोई भी वैल्यू ऐसा जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, चर कोई ऐसा हो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, और उसका अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे हम 2x स्क्वायर प्लस या -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कोई समीकरण लिखें। ये एक समीकरण है, इसमें x का अधिकतम घात देखो कितना है। यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पर x का घात 2 है। कहने का मतलब जब x का अधिकतम घात किसी समीकरण में 2 होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अच्छा, आप बताइए ये द्विघात समीकरण होगा? अब बताइए ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि ये है। और एक एग्जांपल लेते हैं। बताइए ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे इस समीकरण में x का अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात हम देखते हैं, अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब अधिकतम घात 2 होता तो वो द्विघात समीकरण कहलाता। तो ये दोनों तो द्विघात समीकरण नहीं है और ये वाला द्विघात समीकरण है। आई होप आप ये समझ गए होंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब इसे जनरली लिखते कैसे हैं? तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। द्विघात समीकरण का ये रूप होता है। यहाँ पर आप हेडिंग में ये भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण का रूप। द्विघात समीकरण का रूप मतलब देखने में ये कुछ इस तरह होता है। अब a के जगह पे कोई वैल्यू हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है। b के जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है और c के जगह पे भी कोई संख्या हो सकती है। a के जगह पे मान लो हम 3 रख लेते हैं तो 3x स्क्वायर, b के जगह पे हम 2 रख लेते हैं तो 2x, और c के जगह पे 1 रख लेंगे, तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ये आप समझ लीजिए। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हम समझ चुके हैं। अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि उसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में मेन टॉपिक अपना वही है। तो ये थोड़ा सा हम बेसिक बता दिए हैं, बाकी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। गुणनखंड विधि से आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक द्विघात समीकरण है,
ठीक। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले ये देख लो ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, ये आप चेक कर लीजिए। तो आप कहेंगे ये बिल्कुल उसी रूप का है। अब यहाँ पे माइनस लगाए तो उससे कोई मतलब नहीं, आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 3। इसको इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करेंगे, मेन टॉपिक अपना ये। इस फॉर्म को हम इधर लिख देते हैं। ठीक। अब हमें x का मान निकालना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप x का मान निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, तो आप पहला काम, स्टेप पहला है कि आप a को c से गुणा कर दीजिए। ठीक। जब आप a को c से गुणा करेंगे तो आएगा 6। ठीक। अब 6 का आप फैक्टर कर लीजिए। हम फैक्टर कर लिए। अब इसमें में से एक ऐसा पेयर हमें बनाना है कि जब उन्हें जोड़ें या घटाएं आपस में तो -5 आए, और गुणा करें जब तो 6 आए। ठीक। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। पहला स्टेप, आप a और c को गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसका आप फैक्टर करेंगे। ठीक। अब फैक्टर करने के बाद यहां से हम एक ऐसा पेयर बनाएंगे दो संख्याओं का, मतलब दो संख्या ऐसी चुनेंगे कि जब उन्हें जोड़ें या घटाएं, जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं आपस में, तो हमें -5 मिले। ये जो बीच में लिखा हुआ है -5 मिले, और गुणा करें तो 6 मिले। तो इन दोनों में से कौन कौन सी संख्या हो सकती है, एक तो -2 और एक -3। अब -2 और -3 इन दोनों को, यहाँ पे +2 और 3 लिखा था, लेकिन +2 3 तो +5 हो जाएगा, लेकिन हम लेंगे यहाँ पर इस तरह कि -5 हो। तो -2 और -3, -2 और -3 कितना होगा, -5, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पर 6 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर -5 आ रहा है। मतलब हमें दो जो पेयर चाहिए था, एक पेयर, वो पेयर मिल गया है, एक जोड़ा हमें मिल गया है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। ये रफ का काम था। अब 2x स्क्वायर -2 और -3 हमें मिला है, ये रहा -2, ये रहा -3। अब हम -2x और -3x लिख देंगे। कहने का मतलब इस 5x को, माइनस के 5x को हम तोड़ के लिख दिए हैं ये। ठीक। -5x को हम तोड़ के लिख लिए हैं, -2x -3x, प्लस में यहाँ पे जो 3 लिखा था उस 3 को लिख देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो 2x कॉमन आ रहा है, x -1 बचेगा जब कॉमन ले लेंगे। अब आप थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ पर x -1 फिर से लिख देंगे, क्योंकि जो कॉमन यहाँ आएगा वही कॉमन यही भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अब x -1 यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए, x -1 यहाँ भी लिख दिए। अब x को, इस x को किससे गुणा करें कि -3x आ जाए, तो आप कहेंगे -3 से। ठीक। -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और -3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1 +3। ठीक। और बराबर में क्या है, 0। अब जो चीज ब्रैकेट में नहीं है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x -3। ये दोनों ब्रैकेट के बाहर थे, इसीलिए उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लिए। और जो ब्रैकेट में है, x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो एक बार हम लिख देंगे x -1 बराबर का 0।
अब एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे। रखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये x का पहला मान आ गया और यहां से x का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये अपना x का 2 मान आ गया और अधिकतम 2 मान ही आएंगे क्योंकि x का अधिकतम घात 2 ही है। तो x के 2 मान हमें पता करना था, जो कि हम पता कर लिए। ये तो बहुत बड़ा मेथड है, आप देखते जाइए। अभी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे केवल एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा। फिलहाल आप अभी ये बड़े वाले मेथड को देखते रहिए। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना एक एग्जाम्पल है। अब इसमें भी हम a और c का पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर a की जगह पे क्या है, 1 है ना, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो a और c का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 91। अब 91 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 7 से डिवाइड होगा। आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा गुणनखंड करने के लिए। हम कर दिए, 7 आया और 13 आया। ठीक, अब हमें 91 के ये जो गुणनखंड किए हैं इसमें में से एक जोड़ा ऐसा लेना है जिसका गुणा करें तो 91 आए और जोड़ें और घटाएं तो 20 आए, प्लस का 20। देख लो, प्लस का 20 आना चाहिए। तो 7 और 13 जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 13 प्लस 7 20। जोड़ने पर प्लस का 20 आ रहा है और जब गुणा करते हैं दोनों का तो कितना आता है, 91। ये तो अपना रफ का काम है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। मतलब हमें दोनों संख्या मिल गई, एक है 13, एक है 7। ठीक, 13 और 7 हमें मिल गया। अब हम 20 को तोड़ के लिख देंगे, x² प्लस 13x प्लस 7x प्लस 91 बराबर 0। ठीक, तोड़ के हम लिख दिए। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा x प्लस 13। अब x प्लस 13 यहाँ पर है तो थोड़ा सा जगह छोड़कर यहाँ भी हम x प्लस 13 लिख देंगे। अब हम सोचेंगे इस x में किससे गुणा कर दें कि प्लस का 7x हो जाए, तो हम 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का 7 लिख देंगे। अब चेक कर लेते हैं, 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, 7 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो 91 हो जाएगा, बराबर का 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट में है उन्हें एक बार लिख देंगे। अब एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे। रख देते हैं, x बराबर यहां से माइनस का 7 और इसे जब 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर माइनस का 13। सॉल्व हो गया। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेगा और आसान है भी। ठीक, तो ये जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लास्ट में हम बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, बस आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ए और सी का फिर से हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, ए फिर इस बार 1 है, 120 जो कि प्लस का 120 है। अब 120 का हम गुणनखंड कर लेंगे, इसीलिए इसे गुणनखंड विधि कर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 60, फिर 30, 15,
5 और ये 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसमें में से हमें दो संख्या ऐसी बनाना है कि जब उनका हम गुणा करें तो 120 आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 23 आए। समझ रहे हैं ना? गुणा करें तो प्लस का 120 आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 23 आए। तो देखते हैं, 2 को 2 से करेंगे गुणा, 4, 4 को फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो 8 और 15 इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है? 8 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120, और जोड़ेंगे जब दोनों को तो कितना आएगा? 8 + 15 प्लस का 23। लेकिन हमें प्लस का 23 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? माइनस का 23। तो कहने का मतलब है हम माइनस का 8 और माइनस का 15 लेंगे। ठीक, हम माइनस का 8 गुणे माइनस का 15 जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 120 आ जाएगा, जो कि हमें प्लस का 120 चाहिए। और जब दोनों को जोड़ेंगे मतलब -8 -15, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 23। मतलब जोड़ने घटाने पर माइनस का 23 भी मिल रहा है और गुणा करने पर प्लस का 120 भी मिल रहा है। तो ये तो रफ का काम था, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² लिखेंगे, अब -23x को हम तोड़ के लिख देंगे। तोड़ेंगे किसमें किसमें? माइनस के 8 में और माइनस का 15 में। माइनस का 8x और माइनस का 15x। ये इसी -23x को हम तोड़ के लिखे हैं। ठीक, आप जब इसे सॉल्व करेंगे इतना तो ये माइनस का 23x ही बनेगा और फिर प्लस में 120। अब शुरुआत के दो पद से हम कॉमन लेंगे। दो पद से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ बचा क्या? x² में से x निकाल लेंगे तो x - 8। अब फिर से यहाँ ब्रैकेट में x - 8 हम लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के बीच में। अब सोचेंगे x में किससे गुणा कर दें कि माइनस का 15x हो जाए, तो आप माइनस के 15 से गुणा कर दीजिए, बराबर का 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें एक साथ लिख लो, x - का 15 और ये x - का 8 बराबर 0। x -15 को एक बार 0 के बराबर रख लो, x - 8 बराबर 0 रख लो। तो यहां से x का मान 15 और यहां से x का मान 8। सॉल्व हो गया अपना, ये दो वैल्यू आ गया x का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। a और c को फिर से हम गुणा करेंगे। कितना आएगा a और c का गुणा? आप कहेंगे 100 आएगा, क्योंकि 100 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 का हम गुणनखंड कर लेंगे। आप सोच सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, ये गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं तो। अगर नहीं सोच सकते हैं, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तो गुणनखंड कर सकते हैं, वरना आप अपने माइंड में डायरेक्ट सोच सकते हैं कि किस किस का पेयर बनेगा। ठीक, अब इससे हमें एक दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 100 आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 20 आए। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब 4 और 25 को जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 20 मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मिल रहा है। 25 में से 4 अगर घटाएंगे तो 21 मिलेगा, और 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 मिलेगा। मतलब ये पेयर नहीं बनेगा। अब एक बार 5 को 2 से गुणा करेंगे और ये इस वाले 5 को 2 से गुणा करेंगे, मतलब 10 और 10। अब 10 और 10 को जोड़ने पर क्या हमें माइनस का 20 मिल रहा है, और गुणा करने पर प्लस का 100 चाहिए।
तो 10 और 10 को जोड़ने पर हमें प्लस का 20 मिल रहा है। लेकिन अगर हम -10 और -10 को जोड़ दें, माइनस का 10 और माइनस का 10, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, जो कि हमें माइनस का 20 ही चाहिए। और माइनस के 10 गुणे माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 100। ठीक, मतलब गुणा करने पर हमें 100 मिले और जोड़ें या घटाएं तो हमें माइनस का 20 मिलना चाहिए, जो कि -10 और -10 लेने पर हमें मिल रहा है। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। -20x को हम तोड़ लेंगे, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। पहले दो पद से हम कॉमन लेंगे, तो इससे हमें 10x कॉमन मिल रहा है। 10x जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 10 गुणे x बचेगा और माइनस का 1। यही हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़कर लिख देंगे। अब सोचेंगे कि इस 10x में किससे गुणा कर दें कि माइनस का 10x हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस के 1 से गुणा कर दो, माइनस का 10x हो जाएगा बराबर में 0। अब जो ब्रैकेट में नहीं है उसे लिख लो और जो ब्रैकेट में है उसे लिख लो। ठीक, अब यहां से 10x माइनस 1 बराबर 0, यहां से भी वही पेयर बना, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों से एक ही मान आएगा, x बराबर, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10। और यहाँ भी x बराबर 1/10 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व हो गया अपना ये भी इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इस वाले को सॉल्व करना है, तो पहला काम अपना क्या होता है, a और c को हम गुणा कर देंगे। इस बार थोड़ा सोचने का मौका आपको देंगे, थोड़ा सोचिएगा अपने दिमाग से। a और c को गुणा करेंगे, कितना आएगा, -45। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या हम लें जिसको गुणा करने पर -45 आए और आपस में जोड़ें घटाएं तो -4 आए। सोचिए सोचिए सोचिए, अगर गुणा करें तो -45 आए और जोड़ें घटाएं तो -4 आए, तो ऐसी संख्या है -9 और +5। अब आप इन दोनों का गुणा कीजिए, -9 और +5, इन दोनों का गुणा कीजिए तो -45 आएगा। ठीक, गुणा करने पर -45 मिल रहा है और दोनों को जोड़ दीजिए, -9 +5, -4 भी मिल रहा है। कहने का मतलब -9 और +5 ही हमारा जो तोड़ने का तरीका होगा वो ऐसे ही टूटेगा। ठीक, -9 और +5, तो इसे तो x² ही लिखा रहने देंगे और इसे लिख देंगे -4x को -9x +5x। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसे तो -4x ही आएगा और -45 बराबर 0। अब इनसे कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन केवल x आएगा, x -9 बचा यहाँ पर, थोड़ा सा जगह छोड़कर x -9 फिर से लिख देंगे बराबर में 0। अब x से किससे गुणा करें कि 5x हो जाए, तो +5 से। जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें एक साथ लिख लो, x + 5, जो ब्रैकेट में हैं उन्हें एक बार लिख लो। अब एक बार इसे 0 के बराबर रख दो, एक बार इसे, तो यहां से x का मान -5 और यहां से x का मान +9।
ठीक, तो x का मान आ गया। अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब एक लाइन वाला कैसा है ट्रिक, उसके लिए एक कंडीशन है बस। उसके लिए कंडीशन ये है, यहां पर जो a लिखा हुआ है वो a एक होना चाहिए। ठीक, एक सेकेंड, यहां पर जो a लिखा हुआ है ये वो एक होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लगेगा कि आप एक लाइन में उसे सॉल्व करेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर a के जगह पे एक लिखा हुआ है, लिखें या ना लिखें बात बराबर होता है। अब इसे हम एक लाइन में सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जो सॉल्व किए हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम a को c से गुणा कर लिए, मन में ही करेंगे, 91 आया। ठीक, अब 91 आया है। अब हम सोचेंगे कोई ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 20 आए और गुणा करने पर 91 आए। तो हमें पता चल गया कि x बराबर हम दो संख्या ले सकते हैं, एक 7 एक 13, प्लस का 7 और प्लस का 13। ठीक, ये दो संख्या हम ले सकते हैं। अब हमें ये दो मिल गया है। अब x का मान हम कैसे निकालेंगे, x का मान हम इन दोनों के आगे का जो चिन्ह है वो बदल देंगे, बस x का दोनों मान आ जाएगा। x बराबर एक तो आ गया माइनस का 7, एक हो गया माइनस का 13। ये डायरेक्ट ट्रिक से कहने का मतलब बस हम इतना सोच लें कि गुणनखंड कैसे करें, मतलब उन्हें तोड़ें कैसे। ये प्लस का 20x जो लिखा है इसे तोड़ें कैसे, जो भी आएगा उसका हम चिन्ह बदलकर लिख देंगे, वही अपना आंसर होगा। अगले एग्जाम्पल को देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिक है भाई, तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ही। ठीक, इसमें भी -23x को किसमें तोड़ें कि गुणा करने पर 120 आ जाए। मतलब a और c को जब हम गुणा किए, a तो ऑलरेडी एक होना चाहिए, कंडीशन है, तो 120 आ जाए गुणा करने पर, और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 23 आ जाए। तो हम अभी देखे थे 8 और 15, माइनस का 8 और माइनस का 15 जब करते हैं तो आ जाता है माइनस का 23x, और गुणा जब करते हैं तो 120 आ जाता है। कहने का मतलब हमें दो मिला था, एक था माइनस का 8 और एक था माइनस का 15। अब x का मान कौन कौन सा होगा, इसका चिन्ह बदल के लिख दो प्लस का 8, और इसका भी चिन्ह बदल कर लिख दो प्लस का 15। आंसर आ गया x का। ठीक, अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर a का मान एक नहीं है, इसके लिए ये वैलिड नहीं है। इसके लिए भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर a का मान एक है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं वही ट्रिक से। अब a और c को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 45। तो आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या लें कि गुणा करें तो माइनस का 45, जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4 आ जाए। तो आप कहेंगे एक तो है माइनस का 9 और एक है प्लस का 5। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 7 माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 9 प्लस का 5 होता है माइनस का 4। और जब गुणा करेंगे दोनों का तो माइनस का 45 आएगा। अब x का मान क्या आएगा, इसका भी चिन्ह बदल कर लिख दो प्लस का 9, और इसका भी चिन्ह बदल कर लिख दो माइनस का 5। ये x का मान आ गया। तो ये था एक बहुत ही अच्छा ट्रिक कि आप तुरंत केवल मन में सोचिए और डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा।
और अगर आपसे प्रॉपर सॉल्व करने को बोला जा रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यही गुणनखंड विधि आपको बताना था। आई होप आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम बताए, बाकी हम पूरा फोकस अपना किए कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसे ही जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग वे में आप मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए, अपने बेसिक मैथमेटिक्स को भी ऐसे स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक, ये सभी कंपटीशन वालों के लिए भी था, जेई नीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी था। आप क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही थी तो वो सभी लोगों के लिए था ये लेक्चर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।